students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to our YouTube platform, in which in today's video we are going to move forward. पिछली कई videos में higher education के previous year questions को अलग-अलग shift से we are discussing. So in today's lecture, in today's YouTube video, part 5, we are going to discuss higher education के questions जो morning and evening shift में 12 दिसंबर 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे, right? So without any further ado, let's just start with the questions. So before we directly jump on to the same thing, एक चीज I would like to communicate. Keep your pen, paper, notebook handy. Secondly, questions काफी बड़े-बड़े हैं. List of questions, of course, would be around 9 to 10 questions in this particular video. But make sure that you are pausing the video, you are reading the question carefully, and then you are moving forward by looking at the answer that I will be explaining as well, right? So that आप अपना level of preparation जो है उसको भी properly assess कर पाए. So which of the following are not the characteristics of conventional learning? Emphasis on self-directed learning and independent study. Students learn through listening and observation. No fixed curriculum. Learner oriented होती है. Require a regular attendance. Which amongst them is not the characteristic of conventional learning? Conventional learning, if I break it down for you all in the easiest manner possible, is traditional mode of learning. Normal classrooms में आ रहे हो, classes लगा रहे हो, ठीक है, ऑफलाइन मोड में. तो इनमें से उनके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? What do you think is the right answer here? The answer to this question is option C here, that is A, C and D option. Emphasis on self-directed learning and independent study. No, it is not a way of traditional mode, क्योंकि traditional mode में आप जैसे टीचर क्लास में जो चैप्टर करा रहा है आपको वही करना पड़ेगा. आप अपनी मर्जी से कभी भी उठ के कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो, तो वो इंडिपेंडेंस आपको नहीं मिलती. ये इंडिपेंडेंस आपको कहाँ पे मिलती है? रादर इन दी ऑनलाइन कोर्सेज, रादर इन सर्टेन कोर्सेज जो कि ट्रेडिशनल नहीं होते, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग होती है. जो नो फिक्स्ड करिकुलम, नो नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशनल मोड ऑफ लर्निंग में बचपन में स्कूल्स में वी यूज्ड टू गो, कॉलेजेस में वी हैव बीन, राइट? सो वी नो दैट देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम टेबल. इस दिन आपकी ये क्लास होगी, ये टीचर पढ़ाएगा, इतने दिन की इतने देर की क्लास होगी, एटसेट्रा. तो ये कन्वेंशनल लर्निंग का है कि एक फिक्स्ड करिकुलम होगा. तो नो फिक्स्ड करिकुलम, ये आपका ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेज में हो जाता है कि आप अपनी मर्जी से, चाहे आप रात को जग के पढ़ रहे हो, काम करते हो तो काम से आके पढ़ रहे हो, राइट? एंड देन डी, लर्नर ओरिएंटेड. नो, कन्वेंशनल मोड ऑफ लर्निंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीचर ओरिएंटेड होता है. टीचर को क्लास में कौन सी चीज पढ़ानी है, पहले कैसे पढ़ाना है, कैसे लेक्चर डिलीवर करना है, एटसेट्रा. दैट इज टीचर ओरिएंटेड, नॉट लर्नर ओरिएंटेड. लर्नर ओरिएंटेड जहां पे लर्नर को बहुत सारा फ्रीडम मिल रहा है, दैट इज इन द नॉन कन्वेंशनल पार्ट, जहां पे आप ऑनलाइन कोर्सेज जो मैं बार बार एग्जाम्पल दे रही हूँ उनको सीख रहे हो. यू आर लर्निंग एट योर ओन पेस. जैसे कि यूट्यूब पे ही देर आर डिफरेंट स्वयं के चैनल्स एज वेल. तो वहां पे कोर्सेज आपको मिलते हैं. यू गेट अलोंग विद दोज कोर्सेज, यू डू और फिनिश दोज कोर्सेज, राइट, अकॉर्डिंग टू योर ओन टाइम अवेलेबिलिटी, राइट? तो वहां पे कोई फिक्स्ड करिकुलम, वहां पे कोई फिक्स्ड आने का, अटेंडेंस का कोई सीन नहीं है. तो हाँ, रिक्वायर रेगुलर अटेंडेंस. नॉन कन्वेंशनल में ऐसा नहीं होता है. कन्वेंशनल में अटेंडेंस चाहिए होती है और स्टूडेंट्स जो है लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट. कब कौन सी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई थी? यू आर सपोज्ड टू अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. What do you think is the right answer? The right answer to this question is option A, that is CADB. University of Allahabad was established in the year 1887, right? University of Allahabad 1887 में establish हुई थी. Then Banaras Hindu University 1916. Then we have दिल्ली यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये 1922 में एस्टैब्लिश हुई थी. और जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 1969 में एस्टैब्लिश हुई. विच मेक्स इट ऑप्शन, विच मेक्स इट, दिस इज फर्स्ट, this is second,
and then a third and then fourth. ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके के आ रहे हैं जहां पे वो यूजुअली इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स पूछ रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास, इन तीनों का एक ही ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट था 1857, और उसके साथ एक क्वेश्चन में ऑप्शन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का दिया हुआ था कि पिक द ऑड वन आउट। तो वी नो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद तो 1887 में आई है ना, 1857 में तो बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकटा की यूनिवर्सिटीज थी प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है, और ये भी वैसे तो प्री इंडिपेंडेंस ही है इलाहाबाद वाली। सो ऑप्शन राइट आंसर इज टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाले का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is envisaged that all the higher education institutions shall aim to become autonomous, कि उनको फ्री बनना है, ऑटोनमस होना है, एंड हैव एन एम्पावर्ड बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। ये ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में एनईपी 2020 के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज पूछी जा रही है, ठीक है, कि सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एम करेंगे कि वो ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस बने, ठीक है, और बोर्ड ऑफ गवर्नर की तरफ से एम्पावर्ड हो ताकि डिसीजन मेकिंग अगर कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन लेवल पे लेनी है वो ले पाए। स्टेटमेंट 2 कह रही है कि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान, ये रिसेंटली इन द बैच दैट आई हैव गॉन थ्रू उसमें आईडीपी के बारे में, आईडीपी के प्लान की बात हुई थी, सो उसमें ये चीज कवर करी गई है कि आईडीपी प्लान शुड बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर हियर? The right answer to this question is option C here, that is statement 1 is correct, कि सारे higher educational institutions would aim to be autonomous and ये empower होंगे through the board of governors जो कि इनको help करेगी decision making में। Second statement wrong क्यों है? क्योंकि सारी IDP इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान क्या है, एक फ्रेमवर्क बनाना है कि बच्चों को क्या सिलेबस में पढ़ाना है एटसेट्रा, तो वो सिर्फ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का डिसीजन नहीं होगा, फैकल्टी, करिकुलम प्लानर्स एटसेट्रा, इन सबके डिसीजन को, इन सबको साथ में बैठ के इनकॉर्पोरेट और प्लान बनाना पड़ेगा अपना। सो इट्स नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बीओजी, नो, दैट्स व्हाई स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a value as propounded by the Indian traditional concept of purusharth? The right answer is option C here, of course. धर्म, अर्थ, तीसरा एस्पेक्ट क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, ये चार जो हैं, these are the four pillars in the Indian traditional concept of पुरुषार्थ। तो भक्ति नहीं है, भक्ति एज a different concept is there, right? We know the concept of dharma, righteousness, not the religion based, righteousness कि सारी चीजें सही पथ पर रह के करनी है, अर्थ related to economy, काम related to your work and employment etc, and moksha related to your spiritual values and everything, right? Next question, which commission or committee recommended that the ordinary amenities and decencies of life should be provided for women in colleges which are ordinarily planned for men, and there should be no curtailment of opportunities for women, कि औरतों के लिए जो चीजें मर्दों के लिए जो कॉलेजेस में सीट्स एटसेट्रा की अवेलेबिलिटी है वो औरतों के लिए भी होनी चाहिए, राइट? जो अमेनिटीज और डिसेंसीज मेन को मिल रही है। सेकेंडली, for opportunities for women should also be open as they are for men. Which particular commission or committee recommended this particular thing? The answer to this question is option D, that is Radhakrishnan Commission, 1948 में जो आई थी, ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस के बाद की फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन है ये, जिसमें इन्होंने फीमेल एजुकेशन, विमेन एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलरली पॉइंट भी दिया हुआ है जो हमने यहाँ पे कोर्ट में पढ़ा कि विमेन को भी उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जितनी मेन को मिलती है, वही बेसिक अमेनिटीज एंड वही डिसेंसीज, वही अपॉर्चुनिटीज जो मेन आर गेटिंग, women should also be getting in the field of learning, in the field of education. Next question, the Simon Commission set up a committee on education which was considered as A or an? What do you think is the right answer here?
The right answer is option C. The right answer is option C here. Auxiliary committee एक इन्होंने साथ में बिठाई थी, अपने लिए रखी थी, क्योंकि साइमन कमीशन बाकी चीजों में भी इट वाज इनकॉर्पोरेटेड, इट वाज ट्राइंग टू मेक वेज, इट वाज आल्सो ट्राइंग टू मेक अ वे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कुछ डेवलपमेंट के लिए। तो इन्होंने एक ऑक्सिलरी कमेटी, यानी कि ऑक्सिलरी मतलब एक सपोर्टिंग कमेटी बनाई थी, ताकि ये अपना मेन टास्क तो करते रहे, उसके साथ साथ में एजुकेशन की फील्ड में भी चीजें जो है वो पूरी होती रहे। तो ऑक्सिलरी कमेटी एक बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम राधा कृष्णन कमीशन भी बोलते हैं। तो ये चीज याद रखनी है, एक ही कमीशन के अगर दो नाम है तो क्या आप लोग यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट सेम थिंग, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसका अदर नेम क्या है। Right? The University Education Commission laid stress on religious education, changes in curriculum, women's education, rural universities, examination reforms. What do you think is the right answer here? The right answer to this question is option D. Option D, that is B, C, D, E. राधा कृष्णन कमेटी जो थी उसने करिकुलम सिलेबस को चेंज करने की बात करी, वुमेन्स एजुकेशन हमने अभी एक क्वेश्चन करा, रूरल यूनिवर्सिटीज ताकि रूरल एरियाज में भी लोगों के स्टडी को उतनी प्रेफरेंस दी जाए, और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स ताकि एक चीज स्टैंडर्डाइज कर दी जाए कि इतनी क्लासेस होंगी, है ना, और उसमें इस तरीके से एग्जामिनेशन ली जाएगी। रिलीजियस एजुकेशन की कोई बात नहीं हुई थी इन द राधा कृष्णन कमिटी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एनईपी 2020 foresees a wide use of disruptive technologies in the higher education system, and the NETF, that is the National Educational Technology Forum, it is expected to prepare a roadmap for integrating those disruptive technologies into the education system. What do you think is the right answer here? सो एनईपी देख रहे हैं, हर एक शिफ्ट में शुरुआत के जो 5 क्वेश्चंस करे हैं उसमें हमने कमीशन के रिलेटेड क्वेश्चन देखा, और सेम ही कमीशन से दोनों क्वेश्चंस रिलेटेड आए हुए थे, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग शिफ्ट में। राइट, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर प्लेइंग स्मार्टली, यू आर लर्निंग स्मार्टली एज वेल। एनईपी जैसी चीजें नहीं छोड़नी है, ठीक है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कि एनईपी ने ये चीज सजेस्ट करी है कि हायर एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजिकली चीजों को एडवांस किया जाएगा, ताकि लर्निंग और टीचिंग एक्सपीरियंस जो है उसको इनहांस किया जाए। और इस लर्निंग और टीचिंग एक्सपीरियंस को इनहांस करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, दे आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू सेट अप एनईटीएफ, इसका फुल फॉर्म भी आया हुआ है नॉर्मल, ये कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू सेट अप अ प्लेटफॉर्म, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। फोरम क्या होता है, फोरम वो जगह होती है जहां पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हो, आइडियाज देते हो। तो एक फोरम बनेगा, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली, वहां पे आप लोगों के साथ चीजें डिस्कस करोगे, आइडियाज लेके आओगे, ठीक है, ताकि आपको एक रोड मैप मिल जाए, एक मैप मिल जाए कि आपको हायर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को कैसे लेके आना है, और उससे टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंस को कैसे अच्छा बनाना है, ठीक है। So both the statements are correct. The UN agency that took the initiatives for introduction of environment education was? Very easy question, pretty much basic. The right answer is option D here. That is UNESCO ने ये जिम्मा उठाया था कि environmental education जो है उसको और उसकी अवेयरनेस को बच्चों में भी फैलाया जाए। इसी वजह से हम एनईपी में भी देखते हैं, एनईपी से पहले भी देखते हैं कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली कह दी गई थी कि जो नेशनल लेवल पे हमारी बैचलर्स डिग्रीज हो रही हैं उनमें 1-2 सेमेस्टर्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के इनकॉर्पोरेट करे जाएंगे, ताकि बच्चे जो हैं दैट वाज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, ताकि उनको जो है इन्वायरमेंट के रिलेटेड चीजों और कंसर्न्स के बारे में पता हो, ठीक है। So UNESCO is the body which talked about what? Which tried to talk about this particular thing, environmental education. Match list 1 with list 2. Authors और उनके लिखे हुए works, treatise. Take your time. And these are the options.
The right answer to this particular question is option B here, that is पाणिनि की अष्टाध्यायी. I have talked about this particular thing in one of the previous videos as well कि आप लोग जब भी पुरानी यूनिवर्सिटीज, एंशियंट यूनिवर्सिटीज को पढ़ोगे, उनमें आप लोग ये चीज जरूर ध्यान देंगे कि वहां पे अगर कोई इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स रहे हैं, उन्होंने कोई अपनी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, जैसे चाणक्य के बारे में हमने बात करी थी, उनकी बुक अर्थशास्त्र, ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी के बारे में बात करी थी, ठीक है. सो पाणिनिज वर्क अष्टाध्यायी, भरतहरिज वी हैव वाक्यपाडिया, देन कन्नड़ की वी हैव विशेषका सूत्र एंड पतंजलि की महाभाष्य, ठीक है. And with this we are done with the questions related to your higher education, right? Part 5. I'll bring certain more questions in the next video. Hopefully आपको ये सारी चीजें जो आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हमने कवर करी हैं, hopefully I think that they would, and you know, they were easier for you all to understand. So I'll come up with next video with a couple of new questions from the next shift. Till then, keep on studying. Thank you so much and have a good day. Bye bye.